हेलो बीएमएस सेकंड प्रॉपर स्टूडेंट। तो आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे और अपनी अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो हम बीएमएस सेकंड प्रॉफ के अंदर बात कर रहे थे द्रव्य गुण सब्जेक्ट की। और इसके अंदर आज हम देखने वाले गुण विज्ञान के बारे में। देखो, इससे पहले हमने 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए है। ठीक है, ये हमारा तीसरा चैप्टर रहने वाला है। अगर आपने 2 चैप्टर नहीं देखे, 2 चैप्टर के अंदर इससे पिछला चैप्टर हमने द्रव्य विज्ञान और उससे पहले हमने द्रव्य गुण विज्ञान के बारे में देखा था। ठीक है, अगर वो आपने नहीं देखे तो आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हो। तो इस गुण विज्ञान को भी हम यहाँ पर 3 वीडियो में कवर करने वाले हैं। जिस तरह से हमने द्रव्य विज्ञान को 3 वीडियो में कवर करा था, इस चैप्टर को भी हम 3 वीडियो में कवर करेंगे। जैसे पहले वीडियो में हम इसका इंट्रो के बारे में देखेंगे, जहाँ से मोस्टली एमसीक्यू वगैरह पूछा जा सकता है। देन उसके बाद जो वीडियो नंबर 2 रहने वाली है, वो पूरे गुण विज्ञान के बारे में गुण विज्ञानी गुरुवादी गुण के बारे में रहने वाली है। एंड देन थर्ड एंड उसकी जो लास्ट वीडियो है, वो उसके परादी गुण के बारे में रहने वाली है। और परादी गुण के साथ साथ हम उसके अंदर सार्थक गुण को भी थोड़ा सा देख लेंगे। तो अब हम पहली वीडियो में स्टार्ट करते हैं इसके इंट्रो के बारे में। सबसे पहले हम देखते हैं गुण विज्ञान की व्युत्पत्ति के बारे में। देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है कि गुण आमंत्रित धातु में अगर आप अच प्रत्यय लगा देते हो तो गुण शब्द बन जाता है। आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ सकते हो। हम बात करते हैं निरुक्ति की। निरुक्ति में आप देख सकते हैं गुणयते आमंत्रित लोकिन अनिति गुणा, यानी कि जो भी द्रव्य, जो भी वस्तु किसी भी लोग को अट्रैक्ट करती है, वो किसके कारण करती है? वो अपने गुण के कारण करती है। जैसे कि आप भी किसी लड़की की तरफ अट्रैक्ट होते हो या कोई लड़की किसी लड़की की तरफ अट्रैक्ट होती है, वो उसके गुण की वजह से होती है। जैसे मान लो कोई लड़की किसी लड़की की तरफ अट्रैक्ट हो रही है, तो वो कैसे अट्रैक्ट हो रही है कि यार वो कितना स्मार्ट है, कितना इंटेलिजेंट है, कितना समझदार है, तो उसके गुणों की वजह से अट्रैक्ट हो रही है। जैसे मान लो मार्केट में अभी न्यू फोन आ रहा है, iPhone 17 आया, अभी 17 चल रहा है, तो उसकी तरफ लोग उसके गुण की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। उसका कैमरा इतना अच्छा है, परफॉर्मेंस उसकी अच्छी है। तो जो जो भी लोग होते हैं, वो किसी द्रव्य के उसके गुण की वजह से उसकी ओर आकर्षित होते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? गुण कहते हैं। तो इसकी परिभाषा अलग अलग आचार्यों ने दी है। आपके लिए जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो चरक की है। आचार्य चरक ने बताया समवायतु निश्चिष्ट कारणम गुना। देखो, अब समवायतु निश्चिष्ट कारणम गुना, यानी समवाय का मतलब क्या होता है? समवाय का मतलब होता है कि एक दूसरे से डिपेंड करता है। मतलब जो गुण होता है वो द्रव्य के अंदर होता है। ठीक है, और कैसा होता है? निश्चेष्ट होता है, मतलब खुद कोई कार्य कारण नहीं होता, मतलब खुद कोई कार्य नहीं करता है। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं? गुण कहते हैं। तो समवाय तु निश्चिष्ट कारणम गुना। तो समवाय तु निश्चिष्ट कारण गुना, यानी कि जो समवाय संबंध से द्रव्य में आश्रित हो। देखो, समवाय संबंध मतलब एक दूसरे का ऐसा रिलेशन होता है कि एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। जैसे लैला मजनू होते हैं ना, उसी तरह का ही द्रव्य गुण का ऐसा रिलेशन होता है। ठीक है, और कैसा होता है? निश्चिष्ट मतलब कर्म से रहित होता है, खुद कोई कर्म नहीं करता है। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं? अपना गुण कहते हैं। तो उसको फिर आता है हमारा एक और डेफिनेशन है, विश्व लक्षण गुना। तो यहाँ पर ये विश्व लक्षण गुना का क्या मतलब है कि जो गुण का जो लक्षण है वो विश्व की में पूरी तरह से फैला हुआ है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, सब आपने पहले पढ़े होंगे। देन उसके बाद है हमारे एक और डेफिनेशन जो कि वेदांतिक दर्शन ने दिया है। ठीक है, तो ये क्या डेफिनेशन है? यहाँ पर ये बताया गया है कि द्रव्यम आश्रयम च गुणवानम अगुणवानम सहयोगम गुणवानम सहयोगम विभागम स कारणम अनपेक्षम इति गुणम लक्षणम। तो यहाँ पर क्या बताइए है डेफिनेशन? यहाँ पर बताया गया है कि द्रव्यम आश्रयम गुणवानम, मतलब जो द्रव्य के आश्रित हो, आगुणवानम, सॉरी यहाँ पर गुणवान नहीं हो, आगुणवानम होगा। द्रव्यम आश्रयम आगुणवानम, मतलब जो गुण होता है वो क्या होता है? द्रव्य में आश्रित होता है और अगुणवानम होता है। गुण का खुद का कोई गुण नहीं होता है। ठीक है, एंड सहयोग विभाग, जो सहयोग विभाग का कारण नहीं होता है। सहयोग विभाग से वो कारणम, मतलब सहयोग विभाग का कारण नहीं है। देखो, सहयोग विभाग का कारण कौन होता है? कर्म होता है, गुण उसका कारण नहीं होता है। ठीक है, और अनपेक्षम अनपेक्षम इति गुणम लक्षणम, मतलब वो खुद और किसी पे डिपेंड नहीं करता है। तो उसे हम क्या कहते हैं? यहाँ पर गुण कहते हैं। आप लोगों को केवल एक डेफिनेशन याद करनी है, समवायतु निश्चेष्ट कारणम गुना, और निरुक्त याद करने ने गुणन आमंत्रण लोकेन अनेन इति गुना। ठीक है, और एक परिभाषा आपको चारक सूत्र स्थान के अनुसार कर ले रही है। उसके बाद आता है यहाँ पर गुण का वर्गीकरण, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट आप सभी लोगों के लिए। देखो, चरक सूत्र स्थान के वन में दे रखा है, आचार्य चक्रपाणी ने गुण वर्गीकरण बताया गया है। इन्होंने गुण का वर्गीकरण 2 तरीके से बताया है, एक आदि भौतिक, एक बताया गया आध्यात्मिक। आदि भौतिक के अंदर सामान्य गुण और विशिष्ट गुण आते हैं। अब सामान्य के अंदर भी 2 गुण आते हैं, गुरुवादी गुण आता है और परादी गुण आता है। गुरुवादी गुण का श्लोक यहाँ पर दिया गया है, देख लेते हैं एक बार। देखो, गुरु मंद हिम स्निग्ध सुलेचन सांद्र मृदु स्थिरा गुणा सहचोषम वेजा विसंति सर्पिरिया। देखो, यहाँ पर बता कौन रहे थे? चरक सूत्र स्थान में जो चरक के जो टीकाकार है कौन थे? चक्रपाणी।
इनके अनुसार हम क्लासिफिकेशन देख रहे थे। लेकिन यहाँ पर जो गुरुवादी गुण है वो हमने 20 संख्या देखी है, लेकिन जो श्लोक है वो हमने अष्टांग हृदय सूत्र स्थान 1 का देखा है, क्योंकि ये ईजी होता है थोड़ा याद करने में। ठीक है, नाम आपको ये 20 यहाँ पर लिखने हैं, लेकिन मैंने श्लोक इसलिए लिख दिया क्योंकि इससे आपको ये 20 नाम याद हो जाएंगे। अब यहाँ पर गुरु का अपोजिट आपको लघु कर देना है, मंद का अपोजिट आपको तीक्ष्ण कर देना है, हिम का अपोजिट उष्ण कर देना है, स्निग्ध का अपोजिट रूक्ष कर देना है, श्लेषण का अपोजिट खर कर देना है, और सांद्र का अपोजिट द्रव कर देना है, और मृदु का अपोजिट कठिन कर देना है, और स्थिर का अपोजिट सर कर देना है, और गुनाह सूक्ष्म विस्दा, और सूक्ष्म सूक्ष्म का उससे आपको स्थूल कर देना है, और विस्त का अपोजिट आपको पिछल कर देना है। ये विसंति सरपीर्य मतलब 20 गुण दिए गए, जो आप इसमें कैसे है, ये सारे अपोजिट है, यानी इन सब के अपोजिट क्या है और बाकी के गुण होंगे, इस सब मिला के टोटल 20 गुण हो जाते हैं। ठीक है, ये सारे आपको याद होने चाहिए, श्लोक भी आपको याद होना चाहिए। देन उसके बाद परादि गुण की संख्या 10 दी है, पर अपर युक्ति संख्या सहयोग विभाग प्रत्वक्त परिणाम संस्कार अभ्यास। ठीक है, ये सभी आपने पदार्थ विज्ञान के अंदर पढ़ा है, बीएस फर्स्ट प्रॉफ के अंदर। ठीक, और उसके बाद विशिष्ट गुण आते हैं जिनको हम सार्थक गुण भी कहते हैं। ठीक है, अब इनको विशिष्ट गुण क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो आकाश है, वायु, अग्नि, इन 5 महाभूतों की इन्वॉल्वमेंट होता है, जिनकी वजह से इन सार्थक गुण को विशिष्ट गुण कहते हैं। अब ये 5 होते हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा आध्यात्मिक गुण आते हैं जिनकी संख्या 6 होते हैं। नाम से क्लियर है कि आध्यात्मिक है वो चीज़ कोई। ठीक है, जैसे कि इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, प्रत्यन, बुद्धि, ये सारे कौन से हो जाएंगे, हमारे आध्यात्मिक गुण हो जाएंगे। ठीक है, अब मैंने पास कर दिया थोड़ा कैमरा, अच्छे से आपको और भी दिखेगा। देन उसके बाद एक और चीज़ याद रख लेना कि आचार्य चक्रपाणी ने गुण को 3 भाग में डिवाइड किया है, एक विशेष, एक वैशेषिक गुण, एक सामान्य गुण, एक आत्मगुण। देखो हमने केवल 2 में डिवाइड करा था गुण का वर्ग, आध्यात्मिक और आदि भौतिक और आध्यात्मिक, और आदि भौतिक को सामान्य विशिष्ट गुण। लेकिन यहाँ पर आचार्य चक्रपाणी ने वैशेषिक गुण, सामान्य गुण और आत्मगुण इस तरह से क्लासिफिकेशन किया गया था। देखो मैंने इस तरह से कर दिया है ताकि आपको ये पूरा फ्लो चार्ट अच्छे से समझ में आ सके और आसानी से लिख सको। देखो यहाँ पर एक श्लोक भी लिखा हुआ है कि सार्थक गुरुवादो बुद्धि परितन पराद है। अब जो सार्थक गुण होते हैं इनको हम विशिष्ट गुण होते हैं, उनकी संख्या 5 होती है, गुरुवादो गुण की संख्या 20 होती है, और बुद्धि और पर्यटन मिलकर टोटल कितने गुण हो जाते हैं, 6 गुण हो जाते हैं, जिनको हम आध्यात्मिक कहते हैं। देखो बुद्धि और पर्यटन, एक बुद्धि एक होते हैं, और पर्यटन आदि परिणत अनंता, ये हमारे 5 गुण होते हैं। इसमें इच्छा, द्वेष, सुख, दुख और परितन। ठीक है, ये 5 गुण और प्लस बुद्धि, तो टोटल हमारे मिलकर 6, जिनको हम आध्यात्मिक गुण बोलते हैं, और परादे ये टोटल 10 गुण होते हैं। तो ये श्लोक भी आपको याद होना चाहिए जो चरक सूत्र स्थान 1 में दिया हुआ है। ठीक है, तो अभी तक आपके लिए मैंने क्या बताया, मैंने बताया गुण क्या होता है, क्वालिटीज होती है। ठीक है, थोड़ा ऊपर कर देता हूँ। देखो गुण क्या होता है, गुण होती है क्वालिटीज़। अब क्वालिटीज़ है तो अब हर एक द्रव्य की, हर एक मैटर की, हर एक वस्तु की अपनी अपनी क्वालिटीज़ होती है, जिनकी वजह से लोग उस द्रव्य को और आकर्षित होते हैं। और इसकी डेफिनेशन क्या है, इसकी डेफिनेशन ये है कि जो गुण होता है वो किसी द्रव्य के अंदर होता है। ठीक है, गुण खुद कोई कारण नहीं करता है। ठीक है, और गुण की वजह से कारण होता है, ये आप कह सकते हो। ठीक, और उसके बाद मैंने इसका क्लासिफिकेशन देखा, जो गुण है वो हमारे, इनका क्लासिफिकेशन, गुण के सामान्य गुण होते हैं, अपराधी गुण होते हैं, गुरुवादी गुण होते हैं, जिन्होंने हमें यहाँ सारे पढ़ने हैं। गुरुवादी गुण को भी पढ़ना है, अपराधी गुण को भी पढ़ना है, और थोड़ा सा हमें विशेष गुण को भी पढ़ना है। ठीक है, वैसे तो आपके सिलेबस में केवल गुरुवादी गुण और अपराधी गुण के बारे में ही दिया गया है। ठीक, लेकिन इन विशेष गुण के बारे में हम थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे, और आध्यात्मिक गुण के बारे में ऐसा कुछ हमें ज़्यादा नहीं देखना है। ठीक, देखो ये एक टेबल है जो कि आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर जिसने भी ये टेबल रट ली तो इसका तो एमसीक्यू कभी भी गलत नहीं होने वाला है। देखो गुण के अंदर किसी भी आचार्य का अगर आपसे पूछा जाता है कि चरक ने कितने गुण माने हैं, वैशेषिक दर्शन के अनुसार कितने गुण है, और न्याय दर्शन के अनुसार कितने गुण है, तो अगर हम टोटल गुण की बात करते हैं तो आचार्य चरक ने 41 गुण माने थे, और वैशेषिक दर्शन 17 गुण माने हैं, और न्याय दर्शन ने 24 गुण माने हैं। ठीक है, ठीक, तो 24 गुण माने हैं। ठीक, अब देखो, अब इनमें जो पहला गुण आता है वो आता है आत्मगुण। आत्मगुण को हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं आध्यात्मिक गुण भी। ठीक है, आध्यात्मिक गुण, देखो मैंने बताया था ना, आध्यात्मिक गुण या फिर इसको हम आत्मिक गुण भी हम कह सकते हैं, आत्मा गुण। तो ये चरक ने भी 6 माने, वैशेषिक दर्शन ने भी 6 माने, न्याय दर्शन ने भी 6 माने हैं। फिर आता है गुरुवादी गुण। गुरुवादी गुण की संख्या आचार्य चरक ने 20 मानी है, वैशेषिक दर्शन ने कोई भी गुरुवादी गुण को नहीं मानना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है एमसीक्यू में, कौन से ऐसे आचार्य जिन्होंने अगरवादी गुण को नहीं माना है, तो वैशेषिक दर्शन वहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा। फिर उसके बाद न्याय दर्शन ने केवल 3 गुरुवादी गुण माने, जिसमें स्नेहतव, दुरत्व और गुरुत्व आता है। ठीक है, देन उसके बाद परादी गुण, तो आचार्य चरक ने 10 गुरुवादी गुण माने हैं, और वैशेषिक दर्शन ने 7 गुरुवादी गुण माने हैं। तो संस्कार, युक्ति और अभ्यास इन्होंने नहीं माना है।
ठीक है, जबकि न्याय दर्शन ने युक्ति और अभ्यास नहीं माना है, संस्कार उन्होंने माना है। पूछा जा सकता है कि कौन से ऐसे दो आचार्य जिन्होंने संस्कार को प्रातिगुण के अंदर नहीं रखा है, तो वैशेषिक दर्शन और न्याय दर्शन दोनों ने ही नहीं, यहाँ पर न्याय दर्शन ने संस्कार को माना है। ऐसा पूछा जा सकता है युक्ति और अभ्यास, ये दो, इन दोनों को तो इन दोनों ने नहीं माना। युक्ति और अभ्यास या युक्ति युक्ति कौन से आचार्य जिन दोनों आचार्यों ने युक्ति को नहीं माना है प्रातिपदिक गुण के अंदर, तो वैशेषिक दर्शन और न्याय दर्शन। विशेष गुण के अंदर आ सकता है कि चरक ने 5 माने हैं जबकि वैशेषिक दर्शन 4 माने हैं, तो शब्द नहीं माना है, और न्याय दर्शन ने शब्द को माना है, टोटल पूरे 5 माने हैं। ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कौन से ऐसे आचार्य है जिन्होंने शब्द गुण को नहीं माना है, तो आपको ध्यान रखना है कि वैशेषिक दर्शन ने शब्द गुण को नहीं माना है। अन्य इनमें आचार्य ने कोई गुण नहीं माना, वैशेषिक नहीं माना, लेकिन न्याय दर्शन अन्य 2 गुण को माना है, धर्म और अधर्म। तो इस तरह से टोटल अगर आप इनको ऐड करोगे तो 6 20 से 26, 10 36, 5 41 हो जाएंगे। 6 7 13, 13 4 17, 17 हो जाएंगे। 6 3 9 8 17, 5 21, सॉरी 6 3 9 9 8 17, 17 5 22 और 2 24। तो इस तरह से यहाँ पर आपको संख्या समझ में आ गई होगी। देखो मैं बहुत कंफ्यूज होता था संख्या में, तो मैंने इन पे काफ़ी मेहनत की है और ये मेहनत करके आपके लिए फ्लो चार्ट बना दिया है ताकि आपको यहाँ पर कोई भी एमसीक्यू वगैरह गलत ना हो। तो याद रखना 41 17 24, 41 17 24, चरक वैशेषिक न्याय। अगर आपको ध्यान होगा कि पहले चरक था, देन वैशेषिक था, देन न्याय था, तो आप याद रख सकते हो कि 41 17 24, 41 17 24। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पर कर सकते हो। देखो अब हम बात करते हैं गुरुवादी गुण के बारे में। जो गुरुवादी गुण है इनका एक पर्याय होता है, इनको हम शारीरिक गुण भी कहते हैं या चिकित्सीय गुण भी हम कहते हैं। तो ये हमारा गुरुवादी गुण चल गया है, तो इसको हम दूसरे वीडियो में कवर करेंगे, अभी के लिए केवल इंट्रो ही रहने देते हैं। ठीक है, चलो इसको मैं थोड़ा करा देता हूँ, फिर अगली वीडियो में इसका एक बार और रिवाइज करा दूंगा। देखो गुरुवादी गुण का जो पर्याय है वो शारीरिक गुण भी कहा गया है और चिकित्सा गुण भी कहा गया है। तो बात आती है कि देखो जब भी किसी का हम एक अदर नेम रखते हैं उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है। जैसे घर में आपका भी कोई निक नेम होता है, ठीक है, तो इसके पीछे का एक कोई ना कोई कारण होता है, या तो आपके उस तरह के कर्म होते हैं या उस तरह के आप कोई शेप स्ट्रक्चर वगैरह आकृति वगैरह आपकी होती है जिस तरह से आपका वो नाम रखा जाता है। तो यहाँ पर भी गुरुवादी गुण को शारीरिक गुण रखने का नाम कारण यही है। तो मतलब जो भी द्रव्य के अंदर जो गुण होते हैं वो हमारे शरीर में भी पाए जाते हैं। ठीक है, तो इस वजह से उनको सारे गुण भी कहा जाता है। जैसे कि अभी मैंने बात करी कि जो द्रव्य के गुण है वो कौन कौन से होते हैं, जैसे अभी हमने यहाँ पर दिखाता हूँ मैं एक बार आपको। जैसे ये गुरु है तो गुरु गुण है, लघु गुण है, तो ये क्या है, किसी भी द्रव्य के अंदर गुरु गुण पाया जाएगा। ठीक है, किसी भी एक्स द्रव्य के अंदर मान लो कोई गुरु गुण पाया जाता है। जैसे मान लो गेहूं वगैरह हो गया, उड़द वगैरह हो गई, तो इन सभी के अंदर क्या है, आपका एक गुरु गुण प्रेजेंट होता है। तो वो जो गुण है वो हमारे शरीर में भी प्रेजेंट होता है, तो इस वजह से हमने इसको क्या कहा गया है, शारीरिक गुण भी कहा गया है। और इसको हम चिकित्सा गुण भी कहते हैं। देखो अभी और इस पर अच्छे को हम समझेंगे जब हम एक एक करके एक्सप्लेनेशन देखेंगे हर एक गुरुवादी गुण का। देन उसके बाद इसको चिकित्सा गुण भी कहा। इसको चिकित्सा गुण क्यों कहा गया है, ठीक है, तो इसके पीछे का क्या रीजन है चिकित्सा गुण कहने का। देखो चिकित्सा गुण पीछे का रीजन ये है कि जैसे मान लो कि हमारे बॉडी में धातु का क्षय हो गया है, ठीक है, किसी भी चीज़ का क्षय हो गया है, तो इसकी वृद्धि करने के लिए हमें क्या कराना पड़ेगा, उस सेम ही गुणों का, मतलब जो द्रव्य में वो सेम गुण होंगे उनका सेवन कराना पड़ेगा। जैसे आपने एक सिद्धांत पढ़ा होगा, सर्वदा सर्व सामान्य वाला सामान्य विशेष सिद्धांत पढ़ा होगा, सर्वदा सर्वभावनाम सामान्य वृद्धि कारणम। ठीक है, तो जिन भावों का आप सेवन करते हो उसी भावों से आपको यहाँ पर वृद्धि होती है। ठीक है, तो जैसे मान लो किसी भी हमारी बॉडी में अभाव, मतलब किसी भी मतलब धातु का क्षय हो गया, ठीक है, धातु का क्षय वगैरह हो गया और धातु को साम्य अवस्था में लाना है, तो हमें द्रव्य के गुणों का ज्ञान होना चाहिए कि कौन से द्रव्य के गुण की वजह से हमारे धातुओं को साम्य लाया जा सकता है। ठीक है, ठीक, तो एक बार मैं आपको यहाँ पर पढ़ा भी देता हूँ इसको। देखो द्रव्य को ज्ञान के साथ गुणों का ज्ञान करना अत्यंत आवश्यक है। देखो आपको द्रव्य का ज्ञान तो होना ही चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ आपको यहाँ पर द्रव्य के गुणों का भी ज्ञान होना चाहिए। देखो द्रव्य को ज्ञान के साथ गुणों का ज्ञान भी कराना अत्यंत आवश्यक होता है। क्यों, क्योंकि द्रव्य का जो गुण बताए गए हैं वे सभी गुण हमारे शरीर में पाए जाते हैं। ठीक है, द्रव्य के जो गुण होते हैं, मैंने भाई द्रव्य के आपको 20 गुण बताए गुरुवादी के अंदर, वे सारे गुण हमारे शरीर के अंदर भी होते हैं, उस वजह से हम शारीरिक गुण भी कहते हैं। जब शरीर में किसी कारण से क्षय होता है
तो उस गुण के समान द्रव्य का प्रयोग करने से गुण की वृद्धि अवस्था में उस गुण के विपरीत गुण वाले द्रव्य का प्रयोग करके समावस्था में लाया जा सकता है। देखो मान लो किसी भी अगर हमारे बॉडी में किसी भी चीज़ की वृद्धि हो गई है तो इसके विपरीत द्रव्य को सेवन करा के हम इसका क्या करा सकते हैं, क्षय करा सकते हैं। ये नॉर्मल सा सिद्धांत है, हमने देखा भी जैसे हमारे बॉडी में कफ दोष बढ़ गया है तो हमें लघु आरबीआर का द्रव्य का सेवन करेंगे ताकि कफ दोष का शमन हो जाए, या फिर तीक्ष्ण आरबीआर का सेवन करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर कफ उसका अपोजिट आरबीआर का, ठीक है, जिस वजह से हम इसको चिकित्सीय गुण भी कहते हैं। ठीक, देखो तो ये पर्याय होगा सारी गुण चिकित्सीय गुण। उसके बाद जो गुरुवादी गुण है उसको आचार्य चरक एंड भागवत के अनुसार उनकी संख्या 20 बताई गई है, ठीक है, और इनका वर्णन चरक सूत्र स्थान 1 में है, गुरुवादी गुण का चरक सूत्र स्थान 25 में भी है और अष्टांग हृदय सूत्र स्थान 1 में भी है, जिसका श्लोक है गुरु मंद हिम स्निग्ध श्लेषण शांत और मृदु स्थिरा गुण सूक्ष्म विद्या विसंति सर्व प्रिया है, ठीक है, ये होते हैं। देन उसके बाद आचार्य सुश्रुत के अनुसार भी कह रहा है कि 22 गुण होते हैं। देखो आचार्य चरक और भागवत ने 20 माने थे, जबकि सुश्रुत कितने मानते हैं, 22 मानते हैं। इन 22 गुणों को दो वर्गों में दो ग्रुप में डिवाइड किया गया है। पहला जो वर्ग है, पहला जो ग्रुप है उसमें 10 रखे गए, और जो दूसरा ग्रुप है, दूसरा वर्ग है, उसके अंदर 12 रखे गए। अब इनके अंदर 10 कौन से रखे गए, तो 1 3 4 7 10 याद रख लेना भाई। 1 इसको नंबर 1 दे दो, इसको नंबर 2 दे दो, इसको नंबर 3 दे दो, इसको नंबर 4 दे दो, इसको 5, इसको 6, इसको 7, इसको 8, इसको 9, इसको 10, ठीक है। तो यहाँ पर गुरु हो जाएगा और गुरु का अपोजिट लघु हो जाएगा। फिर तीसरे नंबर पे हीम आ रहा है और हीम का अपोजिट क्या हो जाएगा, उष्ण हो जाएगा, और स्निग्ध का अपोजिट रुक्ष हो जाएगा, ठीक है। और इस तरह से, और 7 नंबर पे मृदु आ रहा है, मृदु का अपोजिट तीक्ष्ण हो जाएगा, और 10 नंबर पे विशद आता है और विशद का अपोजिट पिछल हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे यहाँ पर क्या हो जाएंगे, 10 द्रव्य यहाँ के अंदर आ जाएंगे। आप सभी को समझ में आया, ये मैंने निमोनिक बना रखा है। अगर आप इस श्लोक को याद करते हो तो 1 3 4 7 10 से आप पहला सुश्रुत का वर्ग याद रख सकते हो। देन उसके बाद दूसरा वर्ग आता है जिसमें आपको याद रखना है 256, 2 5 6। अब 2 पे कौन सा आ रहा है, 2 पे मंद आ रहा है, मंद का अपोजिट लिखना और मंद लिखना। 5 पे सिलेक्शन आ रहा है, सिलेक्शन लिखना, सिलेक्शन का अपोजिट लिखना। एंड 6 पे सांद्र आ रहा है, सांद्र लिखना, सांद्र का अपोजिट लिखना। और उसके अलावा आचार्य सुश्रुत ने 6 गुण और एक्स्ट्रा माने। देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5 हो गए, और इसका डबल कर देंगे तो 10 हो जाएंगे। डबल क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इन गुणों का अपोजिट करना है। 10 यहाँ पर हो गए, और 3 3 2 6, इसका भी डबल कर देंगे, तो टोटल 16 गुण अभी तक आपने देख लिए है। इसके अलावा 6 गुण और भी माने आचार्य सुश्रुत ने। वो अलग गुण कौन कौन से, व्यवाही गुण होता है, विकासी गुण होता है, सुगंध होता है, दुर्गंध होता है, आशुकारी होता है, शुष्क होता है। तो इस तरह से मिला के टोटल हमारे पास 22 गुण हो जाते हैं। तो हम यहाँ पर पहले हम देखेंगे इन 20 गुणों के बारे में। 20 गुणों को पढ़ने के बाद हम आचार्य सुश्रुत के इन 6 गुणों के बारे में भी इन डिटेल स्टडी करेंगे, ठीक है। देखो ये यहाँ पर मैंने पूरा ऐसा फ्लो चार्ट सा बना रखा है, ठीक है। तो इसको मैं दूसरी वीडियो में कवर कराता हूँ, वीडियो काफ़ी बड़ी हो सकती है, ठीक। तो सबसे पहले अब हम बात करते हैं गुरु गुण के बारे में। देखो मैंने यहाँ पर सिक्वेंसली ऐसा ही ऑर्डर लिया गया है, जिस तरह से मैंने आपको श्लोक में बताए थे इस तरह सिक्वेंसली ऑर्डर है। सबसे पहले हम गुण की बात करते हैं। जो हमारा गुण है वो होता है गुरु गुण, ठीक। अब देखो यहाँ पर उसके हमने मुख्य कर्म देखेंगे, पंच महाभौतिक संगठन देखेंगे, दोष पे क्या इफेक्ट होता है, धातु पे क्या इफेक्ट होता है, मल पे क्या इफेक्ट होता है। देन उसके बाद अग्नि कर्म पे देखेंगे, अग्नि पे क्या इफेक्ट होता है, अन्य कर्म, अन्य कर्म में हमारे बहुत सारे गुण कर्म आ जाएंगे, ठीक है, और उदाहरण देखेंगे। देखो अगर आपको यहाँ पर गुण कर्म क्या कर्म के बारे में पता है कि हर एक गुण का क्या कर्म होता है, तो आप उससे उसका चिकित्सा महत्व यूज कर सकते हो। जैसे मैंने बोल दिया कि जो शीत गुण है वो स्तंभन कराता है, ठीक है। स्तंभन का मतलब है वो चीज़ों को रोकने का काम करता है। तो आपको ये पता लग गया तो इससे आप पता लगा सकते हो उसको आप अतिसार पे यूज़ कर सकते हो, रक्त पित्त में यूज़ कर सकते हो। तो इस तरह से आपको थोड़ा बहुत यहाँ पर समझ के लिख देना है चिकित्सा महत्व भी। देखो इस सबसे पहले हम बात करते हैं गुरु गुण के बारे में। तो गुरु गुण का जो मुख्य कर्म है वो क्या होता है, ब्रहणन होता है। ब्रहणन मतलब नरिशिंग करना है, एक तरीके से बॉडी को पोषण करना है, ठीक है। मतलब जिस भी गुण में शरीर का पोषण करने की शक्ति होती है उसे हम क्या कहते हैं, यहाँ पर गुरु गुण कहते हैं, ठीक है। मैंने एक लाइन में लिखा है ब्रहणन। उसके बाद हम उसके बाद बात करते हैं पंच महाभौतिक संगठन की। तो पंच महाभौतिक संगठन क्या दे रखा है, पृथ्वी प्लस जल। क्या दे रखा है, पृथ्वी प्लस जल, ठीक है। तो वैसे ही पृथ्वी प्लस जल आपको बॉडी में बनाने में, मास बढ़ाने में ये काम करते हैं। दोनों ही भारी द्रव्य होते हैं। दोष कर्म पे क्या होता है, वात समक।
वात शामक होता है, कफ वर्धक होता है। ठीक है, आप जानते हो जो वात और कफ है दोनों कैसे होते हैं, एंटागोनिस्ट होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। उसके बाद धातु कर्म क्या है, धातु वर्धक है। जैसे मैंने पहले ही बता दिया भाई, भ्रंजन कार्य है तो धातु को बढ़ाने का काम करेगा, जो रस रक्त मांस में सभी को बढ़ाने का काम करेगा। मल कर्म क्या है, मल वृद्धि कर होगा। ठीक है, मल को बढ़ाने वाला होगा। तो यहाँ पर हो गया दोष कर्म हो गया, धातु कर्म हो गया। और धातु कर्म एंड धातु वर्धक से आप सभी समझना चाहते हो कि धातु कर्म मतलब धातु को बढ़ाएगा, ब्रनन करेगा, तर्पण करेगा, बल को बढ़ाएगा। ठीक है, और अग्निकर्म में क्या होगा, अग्नि मांदकर होगा, अग्नि को कम करने वाला होगा। ठीक, तो उसके बाद है हमारा अन्य कर्म। देखो ये थोड़ा सा आप रिलेट कर सकते हो, वैसे जल महाभूत है, पृथ्वी महाभूत है, तो कहीं ना कहीं क्या करेगा, अग्नि को मंद करेगा। और यही मान लो वायु महाभूत होता, आकाश महाभूत होता, अग्नि महाभूत होता, तो कहीं ना कहीं अग्नि को बढ़ाने का काम करता है। इस तरह से आप रिलेट करके याद रख सकते हो। देन उसके बाद अन्य कर्म आते हैं। ठीक है, मतलब उनके कर्म क्या होते हैं, देखो यहाँ पर ये क्या है, बल कर है, बल को बढ़ाने वाला होता है। गौरव होता है। ठीक है, गौरव तो मतलब कहीं ना कहीं शरीर में हैवीनेस उत्पन्न करता है। ठीक है, और उपलेप होता है, उपलेप यानी कहीं ना कहीं शरीर को उपलेपित करता है, कोटिंग की तरह, मतलब ये कोटिंग कराता है शरीर में। और तृप्तिकर होता है, सेटिस्फैक्सी होता है। ठीक है, और भी आप इसको बता सकते हो। ठीक, मतलब एक तरीके से उसमें आलस्य उत्पन्न करता है, ऐसा आप बता सकते हो। देखो नॉर्मली आप हम दौरे से थोड़ा कॉमन सेंस इन चीज़ों को लिख सकते हो कि ब्रनन करता है, तर्पण करता है, बल्य होता है। ठीक है, और मैंने बता ही दिया कि वात हर होता है, वात हर होता है, वात समक यानी वात हर होता है, कफ वर्धक होता है। ठीक है, और चिरपाकी होता है। चिरपाकी मतलब भाई गुरु द्रव्य है। गुरु द्रव्य कैसे पचेंगे, चिरपाकी मतलब देर में पचेंगे, इसको हम बोलते हैं चिरपाकी। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल कौन कौन से हो गए, जैसे मैंने लिख रखा है, गेहूँ, मांस, दूध, मूसली। ठीक है, गेहूँ, मांस, दूध और मूसली। अगर आपको इनमें से कहीं कुछ समझ में नहीं आए, जैसे मेरी राइटिंग यहाँ पर थोड़ी सी खराब हो गई थी, ठीक है, एक ही पेज में आने के चक्कर में, तो आप कमेंट कर सकते हो। वैसे मैं इनको पूरा बोलूँगा तो आप समझ जाओगे। देन उसके बाद आता है हमारा लघु द्रव्य। अब जैसे मैंने ब्रनन द्रव्य के अंदर बताया था, उसी तरह से मैं मतलब जिससे शरीर में लघुता या हल्कापन उत्पन्न होता है, उसे हम क्या कहते हैं, यहाँ पर लघु गुण कहते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर इसके महाभूत की अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पर वायु और अग्नि महाभूत होता है। ये पता नहीं मैंने क्या लिख दिया, वी से वायु, ए से अग्नि, तो वायु और अग्नि महाभूत होता है। जैसे मैंने बताया, जब भी वायु और अग्नि महाभूत होगा, कहीं ना कहीं आपकी बॉडी में अग्नि पर कैसा इफेक्ट देखने को मिलता है, बढ़ाने को इफेक्ट देखने को बढ़ाता है। ठीक है, अब ये लंघन है, तो लंघन है तो क्या करेगा, कफ का शामक होगा। ठीक है, वात वर्धक, कफ शामक, तो दोष पे ये इफेक्ट हो गया। धातु पे क्या इफेक्ट होगा, भाई लंघन है, तो लंघन क्या करता है, कहीं ना कहीं धातु को क्षय करने का काम करता है। भाई जो भी मोटे पेशेंट होते हैं, ओबेसिटी वाले पेशेंट होते हैं, तो उनमें हम क्या कराते हैं, लंघन ही तो कराते हैं, कहीं ना कहीं धातु का क्षय कराते हैं। और ये क्या होगा, मल का क्षय कर होगा, ग्राही होगा। ठीक है, तो एक एक देखो, एक डिफरेंस मैं अभी आपको बता देता हूँ, आगे चल के हम इसको देखेंगे ग्राही और स्तंभन में। ग्राही क्या होता है, देखो ग्राही क्या होता है कि जैसे मान लो कि ये मल को रोकने का काम करता है, और स्तंभन भी मल को रोकने का काम करता है। लेकिन जो ग्राही मल को रोकता कैसा है, वो दीपन पाचन करता है, तब मल को रोकता है। ठीक है, और स्तंभन कैसा होता है, वो बिना पचाए ही मल को रोक देता है। जैसे मान लो किसी को, पेशेंट को अतिसार है, ठीक है, और अतिसार है, तो आपको उसके अतिसार को रोकना है, तो आपको कैसे द्रव्य का सेवन कराना पड़ेगा जिसमें स्तंभन कराने का प्रॉपर्टी हो। ठीक है, स्तंभन करा सकता है, जो स्तंभन करा सकता है, या फिर जिसमें ग्राही गुण का प्रॉपर्टीज हो। ठीक है, तो उसमें आपको देखना पड़ेगा, अगर जो अतिसार है उसमें अगर दीपन पाचन की जरूरत है, तो ग्राही द्रव्य का, ऐसे द्रव्य का सेवन करोगे इसमें ग्राही गुण होता है। और अगर उसको ग्राही की जरूरत, मतलब दीपन पाचन की जरूरत नहीं है, तो आप ऐसे द्रव्य का सेवन करा सकते हो जिसके अंदर स्तंभन गुण है। ठीक है, अभी बेशक समझ में ना आया हो तो कोई बात नहीं है, कर्म विज्ञान के अंदर ये टॉपिक आएगा अच्छे से, मैं उसको वहाँ पर भी आपको समझाऊंगा। ये अभी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बार बार रिपीट होने से आपको चीज़ें थोड़ा याद हो जाएंगी। देन क्या बताया गया कि अग्नि वर्धक होगा। ठीक है, महाभूत से भी आप रिलेट कर सकते हो। देन इसके बाद यहाँ पर उन्होंने गुण बताया है कि लेखन होता है। लेखन मतलब कहीं ना कहीं स्क्रैपिंग करने वाला होता है, आपकी धातु को क्षय करने वाला होता है। रोपण मतलब कहीं ना कहीं हीलिंग में भी प्रयोग होता है। ठीक है, तो जहाँ पर इंजरी वगैरह है, वर्ण वगैरह, तो वहाँ पर आप इसका यूज़ कर सकते हो। बल क्षय कर, तो बल का क्षय करने वाला होता है। ठीक है, और उसके बाद चिरकारी होता है। चिरकारी मतलब शीघ्र ही पच जाता है, भाई हल्का खाना है तो जल्दी पच जाता है। देखो इनके गुणों से, आप हर एक गुण से इनकी आप चिकित्सा महत्व यूज कर सकते हो। ठीक है, क्लिनिकली आप इसका यूज कर, जैसे मैंने बताया चिरकारी है, मतलब जल्दी पचने वाला है। ठीक है, तो जो जिसकी भी पेशेंट की जो अग्नि मंद होगी, तो आप इसको यहाँ पर लघु आहार विहार का सेवन करा सकते हो। तो एक तरीके से ये हो गया। ठीक है, और दूसरा जैसे लेखन मैंने बताया कि धातु को क्षय करने वाला है। ओबेसिटी वाले पेशेंट में आप इसको यूज़ कर सकते हो, और छत वाले इंजरी वगैरह पेशेंट में आप इसको यूज़ कर सकते हो।
ठीक है। तो इस तरह से आप कहीं ना कहीं इनका आप क्लिनिकल भी यूज कर सकते हो। शिथिल होता है, ये तो मंद गुण के अंदर आ गया। देखो यहाँ पर ये जो मैंने बताया ना, ये थोड़ा सा यार कन्फ्यूज हो गया इनमें। तो ये जो गुण होंगे ये यहाँ पर होंगे मंद के अंदर, चिरकारी शिथिल। ठीक है, ये आपको नहीं देना, यहाँ बल 6 कर तक ही है। ठीक है। और ये इसका ये भी क्या होता है आपका लघु गुण, वो भी शीघ्रपाची होता है। ये मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है, आप लिख लेना थोड़ा सा साइड में करके। और ये कैसा होता है, जो लघु गुण होता है वो, जो लघु गुण होता है वो कैसा होता है, पथ्य होता है। ठीक, इतना ही आपके लिए काफ़ी है। अब इसके एग्जाम्पल कौन कौन से आ जाएंगे, साली चावल हो गया, मूंग की दाल हो गया। साली चावल, मूंग की दाल, कपिंजल पंछी का मांस, सारे कैसे होते हैं, लघु होते हैं। ठीक है यार, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना इसमें, थोड़ा मतलब थोड़ा सा आपस में मैंने बीच बीच के लिख दिए यहाँ पर। देन उसके बाद आता है मंद गुण। ठीक है, देखो अब हम बात करते हैं मंद गुण के बारे में। मंद क्या करता है, शमन करता है। ठीक है, मतलब जिस गुण के कारण समन कर्म होता है उसको हम मंद गुण कहते हैं। अब देखो, अगर मैं दोष के रिलेशन में बात करता हूँ तो शमन कहाँ कहाँ पर होता है। जैसे वात समन के लिए वैश्य द्रव्य कौन सा होता है, मधु होता है। पित्त समन के लिए वैश्य द्रव्य कौन होता है, घृत होता है। और वात समन के लिए वैश्य द्रव्य कौन होता है, तेल होता है। जैसे देखो, चिकित्सा दो प्रकार की होती है, एक समन चिकित्सा, एक होती है शोधन चिकित्सा। अब समन चिकित्सा के अंदर यहाँ पर हमने बेस्ट द्रव्य देखे जो दोषों को शमन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने बता दिया। और उसमें महाभूत देखते कौन कौन से महाभूत होते हैं मंद गुण के अंदर, पृथ्वी और यहाँ पर जल महाभूत की प्रधानता होती है। ठीक है, और ये कैसा होता है, इनका दोष कर्म पे क्या होता है, पित्त सामक होता है। पित्त सामक होता है मतलब पित्त को कहीं ना कहीं कम करने वाला होता है मंद गुण। और मंद और क्या बताया गया है कि धातु पे कैसे इफेक्ट होता है, कि धातु वर्धक होता है। धातु भाई पित्त अपने आप कम हो रहा है तो धातु क्या होंगे, बढ़ते आपको देखने को मिलेंगे। और मल का क्षय करता है, मल का क्षय करता है। ठीक है, और अग्नि कैसा होता है, अग्नि मांदकर होता है तो अग्नि को भी घटाने वाला होता है। पित्त का यहाँ पर शमन हो रहा है तो अग्नि का भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर शमन देखने को आपको मिल जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर इसके कुछ कर्म बताए गए, कैसा होता है, चिरकारी होता है। और देखो ये चिरकारी गुण इसी का ही है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर तो पित्त सामक हो गया है तो चिरकारी तो होगा नहीं। तो यहाँ पर जो गुण होगा वो कैसा होगा, शिथिल होगा और अल्प कार्यकारी होगा। ठीक है, अल्प कार्यकारी होगा। देखो, अल्प कार्यकारी का मतलब है कि शरीर में जितने भी हमारे सट पदार्थ होते हैं, मतलब जितने भी हमारे भाप पदार्थ होते हैं, सामान्य विशेष गुण द्रव्य कर्म, वो सारे कैसे हो जाएंगे, उनकी गति में कैसे हो जाएगी, थोड़े स्लो हो जाएंगे। ठीक है भाई, नाम से मंद है, मंद। ठीक है, जैसे इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हो गए हमारे मंद गुण के, जो एग्जाम्पल हो गए वो हो गए वत्सनाभ, अफीन और गुड़ेची। VAG यहाँ पर लिखा हुआ है, थोड़ा ये गड़बड़ हो गया था। VAG, वत्सनाभ, अफीम और गुड़ेची। देखो, जब भी आप ऐसा सेवन करते हो, अफीम का सेवन करते हो, भांग वगैरह का, वत्सना वगैरह का, तो आपकी जितनी भी एक्टिविटीज़ हो जाती है वो कैसी हो जाती है, कहीं ना कहीं स्लो हो जाती है। ठीक है, देन उसके बाद आता है हमारा तीक्ष्ण। तो तीक्ष्ण में क्या क्या आता है हमारे पास, देखो तीक्ष्ण का जो मुख्य कर्म होता है वो होता है शोधन, मतलब जिस गुण के कारण शोधन कर्म होता है। ठीक है, जैसे पंचकर्म है, जैसे वात के लिए वमन है, पित्त के लिए विरेचन है। ठीक है, सॉरी, वात के लिए नहीं, कफ के लिए वमन होता है, पित्त के लिए विरेचन होता है, वात के लिए वष्टि होती है। तो इस तरह से, ठीक है। और इसमें जो द्रव्य होता है वो अग्निमाभूत होता है। ठीक है, और अग्निमाभूत द्रव्य है तो वो कहीं ना कहीं वात काफी शामक होगा, पित्त वर्धक होगा। और अग्नि है तो कहीं ना कहीं धातु का हासिल करेगा। और क्या करेगा, मल का शोधक होगा, मल को शोधक करने वाला होगा। ठीक, मल शोधक बोल दो या मल सारक। ठीक है, और अग्नि वर्धक होगा। और इसका जो कर्म होगा देखने को आपको मिलेगा, वो मिलेगा दाह, पाक, लेखन और शोध। इसका यहाँ पर कर्म देखने को मिलेगा। ठीक है, दाहकारक मतलब ये है कि तीक्ष्ण गुण के कारण शरीर को दाह उत्पन्न होता है। ठीक है, बर्निंग सेंसेशन वगैरह होती है वो तीक्ष्ण गुण के कारण होती है। ठीक, और लेखन, लेखन में आपको पहले बता चुका हूँ कि जो दोष है, धातु है, इन सभी को मलों का, इन सभी का लेखन करने का ये काम करेगा। ठीक, और यहाँ पर एक और होता है जो मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है, वो होता है स्त्रावण। ठीक है, जो स्त्राव में उत्पत्ति में कारक होता है, मतलब जो भी डिस्चार्ज होता है। ठीक है, तो वो डिस्चार्ज को उत्पन्न कराने का काम भी कौन करता है, आपका तीक्ष्ण करता है। ठीक है, और इसके एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। MLJP मैंने लिख रखा है, MLJP मतलब मरीच, लहसुन, जीरा और पिपली। मरीच, लहसुन, जीरा और पिपली, ये इसके एग्जाम्पल है जिनको आपको याद कर लेना है। देन उसके बाद आता है शीत गुण। ठीक है, अब देखो शीत गुण में जो यहाँ पर मुख्य कर्म होता है वो क्या होता है आपका शीत गुण का, वो होता है स्तंभन कराने का। काफ़ी इंपॉर्टेंट है इनके आपको गुणों को याद रखना कि इनके मुख्य कर्म क्या होते हैं,
क्योंकि जब बाद में आप प्लांट पढ़ते हो तो वो आपको नॉर्मली गुण होता है कि गुरु होता है, लघु होता है, तीक्ष्ण होता है, या फिर ये भ्रंडन कराता है, लंघन कराता है, शमन कराता है, शोधन कराता है, स्तंभन कराता है। तो इनके कर्म से आप पता लगा लोगे कि उनमें कौन सा गुण होता है और उनकी क्या क्या प्रॉपर्टी आपको देखने को मिलेंगे। देन शीत की वजह से जो कर्म देखने को मिलेगा वो स्तंभन देखने को मिलेगा। ठीक है, यानी जिस गुण के कारण शरीर में स्तंभन कार्य उत्पन्न होता है उसे हम शीत गुण कहते हैं। ठीक है, मतलब जितनी भी एक्टिविटीज होती है एक तरीके से स्तंभित हो जाना, रोक देना। जैसे अतिसार वगैरह है तो वहां पर हम क्या करेंगे, मलों की जो गति है उसको स्तंभित कर देना। ठीक है, तो उसमें कौन सा महाभूत होता है हमारा शीत गुण में, जल और वायु महाभूत होता है। ठीक है, तो जल और वायु महाभूत होता है। कुछ आचार्य कहते हैं कि केवल जल ही महाभूत यहाँ पर प्रेजेंट होता है। ये क्या करता है भाई, शीत गुण है तो पित्त सामक हो जाएगा और धातु को बढ़ाने वाला होगा। ठीक है, मूत्रक होगा, स्तंभक होगा और अग्नि को मांदकर होगा क्योंकि शीत होता है। देखो जब आपको चीज़ें थोड़ी याद ना आए तो आप इस द्रव्य के मुख्य कर्म से, द्रव्य के नाम से, इनके महाभूतों से आप पता लगा सकते हो। अब देखो शीत है भाई, शीत है तो वो क्या करेगा, तृष्णा का, दाह का, मूर्छा का नाशक होगा। ठीक है, मन को आनंदित करने वाला होता है। भाई मान लो कोई भी शीत गुण है, मतलब ऐसी कोई द्रव्य है जिसके अंदर शीत वाली प्रॉपर्टी, जैसे मान लो जल है, अभी गर्मी पड़ रही है, आप ठंडा ठंडा जल पीते हो तो वो आपके दिल को कितना अच्छा आनंद पहुंचाएगा। ठीक है, और दूसरा शीत गुण क्या करता है कि जितने भी भाप पदार्थ होते हैं, मतलब जितने भी हमारे रोकने के जो कार्य करने वाला होता है, मतलब रोकने के जो भाव होते हैं, तो वो भी कौन करता है, शीत गुण की वजह से हो रही है। जैसे आपको बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है तो आपने ठंडी ठंडी बर्फ़ लगा ली या ठंडे ठंडे एसी में बैठ गए तो वो क्या होगा, वो आपके पसीने रुक जाएंगे, आपको कोई पसीना नहीं आएगा। या आपने कोई लेप वगैरह लगा ली तो इस तरह से भी यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, तो जो मूर्छा वगैरह है उनको दूर हो जाती है। ठीक, तो इनके एग्जाम्पल है चंदन है, कमल है, नारिकेल है और उशीर है। देन उसके बाद है उष्ण। उष्ण मतलब कहीं ना कहीं उसका मुख्य कर्म क्या देखने को मिलेगा आपको, स्वेद देखने को मिलेगा। ठीक है, मतलब स्वेद उत्पन्न करता है। तो आप कह सकते हो कि जिस गुण के कारण शरीर में स्वेदन कार्य उत्पन्न होता है उसे हम उष्ण कहते हैं। स्वेदन एक तरीके से बोलते हैं जो मोबिलिटी उत्पन्न हो रही है कहीं ना कहीं। ठीक है, और इसमें महाभूत आपको अग्नि महाभूत देखने को मिलेगा। और जैसे नाम से ये उष्ण है तो वो कहीं ना कहीं वात का शामक हो जाएगा, धातु क्षयकर होगा और ग्रहाई होगा। ठीक है, ग्रहाई मतलब एक तरीके से कहीं ना कहीं आप बोल सकते हो कि मल क्षयकर होगा। ठीक है, मतलब वो क्या करेगा, मल को रोकेगा, स्तंभक होगा, मल को रोकने वाला होगा। ठीक है, ग्राही होने की वजह से कैसे होगा, पहले दीपन पाचन करेगा तब रोकेगा। और अग्निवर्धक होगा और तीक्ष्ण धाम मूर्छक कारक होगा। मतलब ये क्या करेगा, वही उष्ण है तो तृष्णा का, धा का, मूर्छक का कारक होगा, मतलब इनको उत्पन्न करने वाला होगा। ठीक है, और भी आप इसको यार उष्ण को बहुत जगह यूज कर सकते हो कि जो भी आपका सूल विपरम है, सूल विपरम मतलब सूल को कम करता है। देखो जब भी किसी के बहुत क्रोनिक पेन होता है तो उसमें कहीं ना कहीं जो हीटिंग वैग होता है उसकी सिकाई की जाती है। ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं उसमें आराम देता है। ठीक है, और शीत को भी कम करता है और जो भी स्तंभनेस वगैरह, स्टिफनेस वगैरह इसको भी दूर करता है। ठीक है, और इसके एग्जाम्पल है आपका मरीच, पल्लातक, चित्रक और सुंठी। देन इसके बाद है स्निग्ध। तो स्निग्ध क्या करता है, ये क्लेदन करने का काम करता है। मतलब जिस गुण के कारण शरीर में क्लेदन, क्लेदन मतलब कहीं ना कहीं गीलापन उत्पन्न हो रहा हो उसे हम यहाँ पर स्तंभन गुण कहते हैं। स्तंभ गुण में दो महाभूत होते हैं, पृथ्वी और जल महाभूत। और इसके दोष कर्म क्या है, इसके दोष कर्म वात सामक होता है। ठीक है, कैसा होता है, वात सामक होता है, धातु को बढ़ाने वाला होता है। देखो सिंपल सी बात है, जो वात सामक होगा वो धातुवर्धक होगा, या आप कह सकते हो जो कफवर्धक होता है वो धातुवर्धक होता है, या इसका अपोजिट कर दो जो वात सामक होता है वो धातुवर्धक होता है। और धातुवर्धक है तो यहाँ पर मल सारक है, मोस्टली धातुवर्धक में मल सारक ही देखने को मिलता है। और जहाँ पर धातुवर्धक और मल सारक है वहाँ पर उसका अपोजिट अग्नि मंकर देखने को मिलेगा। ठीक है, और ये किस में यूज होता है, मतलब इसके कर्म क्या होता है, बल्य होता है, वन्य होता है, मार्दवकार होता है और बाजीकारक होता है। ठीक है भाई, इसका एग्जाम्पल क्या, घृत, तेल, वसा, मजा। भाई अगर घृत खाओगे, तेल खाओगे तो आपको बल मिलेगा, वर्ण मिलेगा और आपकी स्किन सॉफ्ट सी हो जाएगी बिल्कुल, और जो रिप्रोडक्टिव पावर वो भी बढ़ने जाएगी। देन उसके बाद रुक्ष आता है। तो रुक्ष का जो मुख्य कारण है वो क्या होता है, शोषण करने का काम होता है। ठीक है, शोषण। ठीक, अब देखो, अब शोषण कैसे कर सकते हो, मतलब जो भी आपके शरीर के अंदर भाप पदार्थ है उनका शोषण करने का जो काम होता है उसे हम क्या कहते हैं, रुक्ष कहते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर जो भी हमारे महाभूत दिए गए वो क्या दिए गए हैं, वायु महाभूत, अग्नि महाभूत। ये कफ शामक होता है, धातु शोषक होता है, मल शोषक होता है, अग्नि मांकर होता है, बल बल नाशक होता है, एवरेश्य होता है और स्तंभन होता है। इसका एग्जाम्पल मधु है, बाजरा है, आशव है, अरिष्ट है, गोमूत्र है और ठीक है, आशा वरिष्ठ और गोमूत्र यहाँ पर दिया गया है। देखो ये क्या होते हैं, एक तरीके से ये बिल्कुल लघु की तरह ही, जो रुक्ष द्रव्य होते हैं वो लघु द्रव्य की तरह ही होते हैं जो कि एक तरीके से शोषण करने का काम करते हैं।
ठीक है। जो जितनी आपकी धातु वगैरह है, मल वगैरह है, इन सभी का वो शोषण कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। उसके बाद आता है श्लेषण। ठीक है। तो अब हम बात करते हैं श्लेषण के बारे में। तो श्लेषण में क्या दिया गया है, इसका जो काम होता है वो रोपण करने का काम होता है। ठीक। तो रोपण क्या होता है, देखो रोपण मैंने यहाँ पर भी बताया था आपको, कहाँ पर ये रहा, देखो लघु के अंदर भी रोपण कार्य बताया था मैंने आपको। रोपण मतलब कहीं ना कहीं जो हीलिंग करता हो, मतलब जिस गुण के कारण शरीर में रोपण का कार्य होता है उसे हम उस गुण को श्लेषण गुण कहते हैं। तो मुख्य कर्म आपको ध्यान रखना है, इसके महाभूत आकाश महाभूत होता है, ये वात शामक होता है, धातु को बढ़ाने वाला होता है, मल परिवर्तक होता है, अग्नि पर कोई इसका इफेक्ट देखने को नहीं मिला, बल्य होता है, संधान होता है, रोपण होता है, इसका एग्जाम्पल मुक्ता वगैरह हो जाता है। देन उसके बाद खर आता है। तो खर मतलब जिस गुण के कारण शरीर में लेखन कार्य होता है, खर का मतलब क्या है, लेखन कार्य होता है। तो लेखन मतलब कहीं ना कहीं आपके शरीर को क्रश करने का जो कार्य करता है वो खर गुण करता है। पृथ्वी और वायु महाभूत की आपको दिखता है इसके अंदर देखने को मिलेगी। और ये क्या करेगा, खर गुण है भाई, वो कहीं ना कहीं लेखन कर रहा है तो धातु का क्षय करेगा, मल मूत्र का शोषण करेगा, शरीर को कर्कश करेगा, वात दोष की वृद्धि करेगा, कफ का क्षय करेगा। ठीक है। और अग्निवांधकर होगा, ये मैंने एग्जाम्पल गुणकर्म आपको बता ही दिए है। और इसके एग्जाम्पल कमल दंड हो गया, यव हो गया, करंज हो गया आदि, ये सारे एग्जाम्पल आपको देखने को यहाँ पर मिलेंगे। ठीक है, ये आप देख सकते हो। तो ये हमारे अब तक 10 गुण हो गए हैं। तो बाकी के गुण हम अगली वीडियो में या फिर इसी वीडियो में ऐड कर देंगे। देखो अब हम देखने वाले अगला जो नेक्स्ट गुण है वो होता है हमारा मृदु गुण। अब वैसे तो हम इस वीडियो को हम 3 पार्ट में कवर करते हैं, लेकिन अब इसको हम 2 पार्ट में ही कवर कर देंगे, क्योंकि हमने पहला इंट्रो वाला पार्ट और गुरुवादी गुण वाला पार्ट एक वीडियो में ही कवर कर दिया है। ठीक है। तो हमारा गुण होता है मृदु गुण। तो मृदु गुण का मुख्य कर्म क्या होता है, श्लेषण। ठीक। तो मृदु गुण का क्या होता गुण होता है, श्लेषण, जिसका मतलब होता है शिथिलता लाना, मतलब लूजनेस लाना। ठीक है। जो भी मतलब ये ऐसा गुण होता है द्रव्य का जो हमारी बॉडी में क्या लगता है, लूजनेस लाता है, ढीलापन लगाता है, उसको हम क्या कहते हैं, श्लेषण या श्लेषण या फिर शिथिलता। और इसमें महाभूत की बात करते हैं तो इसमें जल और आकाश महाभूत का प्रेजेंट होता है। और दोष कर्म की बात करते हैं तो वात पित्त सामक होता है। ठीक है, वात पित्त सामक होता है। और उसके बाद ये हमारा धातु कर्म क्या है कि धातु वर्धक होता है। तो धातु कर्म पे क्या है कि धातु वर्धक होता है। और भाई वात पित्त सामक है तो कफ वर्धक हो जाएगा, और कफ हमेशा धातु को बढ़ाता है। और मल कर्म क्या है, मल शिथिलकर है, जब भी कफ धातु बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं मल भी कैसा बढ़ेगा, शिथिलकर हो जाएगा, मतलब लूजनेस हो जाएगा। देन उसके बाद अग्नि कर्म की बात करें तो ये अग्निमांदकर होता है। और अन्य कर्म क्या है, इसकी दाह स्त्राव। ठीक है। और दाह स्त्राव नाशक होता है, मतलब जो शरीर बर्निंग सेंसेशन होती है, अदर कोई भी डिस्चार्ज वगैरह होता है उसका नाश करता है। और दाह शामक ये बताया गया है। तो और इसके मृदु गुण के एग्जाम्पल बताए गए हैं, घृत, तेल, वसा, मजा, जो कि चतुर्विध स्नेह होते हैं। ठीक है, ये सारे इसके एग्जाम्पल होते हैं। देन इसके बाद हम बात करते हैं कठिन गुण की। तो कठिन गुण क्या होता है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है हार्डनिंग के लिए। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं दृढ़ीकरण, मतलब जिस गुण के कारण शरीर में दृढ़ता उत्पन्न होती है उसको हम कठिन गुण कहते हैं। ठीक है। तो इसमें महाभूत की बात करते हैं तो पृथ्वी महाभूत प्रेजेंट होता है। और अगर हम दोष कर्म पे बात करते हैं तो ये कफ शामक होता है। कफ शामक है यानी वात की वृद्धि करेगा। ठीक, नॉर्मल सी बात है। और धातु वर्धक होगा। और यहाँ पर देखो बेशक वो कफ शामक है फिर भी धातु वर्धक होता है, कठिन गुण। ठीक है। और मल का कठिनाकार करता है और अग्निमांदकर होता है। ठीक। देन उसके बाद इसके जो कुछ कर्म बताए गए हैं वो क्लेद होता है और आचूषण होता है और वर्ण रूपक होता है। ठीक है। और इसके एग्जाम्पल बताए गए जो प्रवाल है, शंख है, शुक्ति है और मुक्ता है। ठीक है। तो ये इसके एग्जाम्पल है। ठीक। तो और इसको देखो जैसे इसके गुण से क्या है, इसका जो गुण है वो दृढ़ीकरण है, कहीं कहीं स्थिर करने का गुण होता है। ठीक है। तो आप इसको किस में यूज कर सकते हो, देखो मगर शरीर में कहीं भी लूजनेस आ रही है तो आप यहाँ पर कठिन द्रव्य का प्रयोग करा सकते हो। ठीक है। और एक और द्रव्य मैंने आपको बताया था यहाँ पर रूक्ष, रूक्ष के बारे में भी। तो रूक्ष भी कैसा होता है, रूक्ष को भी हम कहीं ना कहीं जब भी बॉडी में सिलता रहे तो उसको भी हम यूज कर सकते थे। ठीक है। उसके बाद आता है स्थिरा। तो स्थिरा क्या होता है, स्थिरा का मतलब होता है धारण करना, किसी चीज़ को भी धारण करना। ठीक है। तो जैसे कि हम कह सकते हैं कि ये ऐसा गुण होता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है इमोबिलिटी के लिए, मतलब अगर कोई चीज़ में बहुत ज़्यादा मूवमेंट हो रही है तो उसको रोकने का कहीं ना कहीं काम ये स्थिर गुण करता है। और इसमें पृथ्वी महाभूत प्रेजेंट होता है। और ये दोष कर्म इसका वात सामक होता है, धातु कर्म धातु वर्धक होता है। और मल कर्म में स्तंभक होता है, मतलब मल को रोकने वाला होता है। ठीक है।
तो अगर आप जैसे इसके नाम से क्लियर है कि धारण कर रहा है मतलब स्थिर है, मतलब किसी चीज़ को स्थिर करेगा, तो आप इसको कहाँ पर यूज कर सकते हो, मतलब जितनी भी मूवमेंट वाले काम हो रहे होंगे हमारे शरीर में, ठीक है, तो उनको रोकने का जो कार्य करेगा वो कौन कौन करेगा, हमारा स्थिर गुण करेगा। देखो ये इसलिए बताना जरूरी है क्योंकि इन टर्मों से आप समझोगे। जैसे आप प्लांट पढ़ोगे तो प्लांट के अंदर दिया जाता है कि प्लांट के अंदर धारण करता है, दृढ़ीकरण करता है, स्थिर होता है। तो इन गुणों से आप पहचान लोगे कि वो क्या क्या कर्म कर सकता है। जैसे मान लो स्तंभन है, मैंने बोल दिया कि ये जो गुण है वो स्तंभन का कार्य करता है, या ये द्रव्य स्तंभन का कार्य करता है, ठीक है। तो आपको वहां से पता होना चाहिए कि स्तंभ का मतलब केवल यही नहीं है कि केवल वो मल को ही रोकेगा, तो बहुत सारी चीज़ों को वो रोक सकता है, ठीक है। जैसे जो भी चीज़ में गति आ रही है, ठीक है, उनको रोक सकता है। तो एक नाम से यहाँ पर ऐसे समझना पड़ेगा। जैसे धारण है, तो धारण का मतलब क्या है, यहाँ पर कहीं ना कहीं कंट्रोल करना चाहिए। जो मोबिल चीज़ है, इनको इमोबिलिटी करना मतलब अगतिमान बनाना, ठीक है। जैसे मल को स्तंभन करने का कार्य कर सकता है, ठीक है। आपकी बॉडी में बात बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, बहुत ज़्यादा चल गुण बढ़ा हुआ है, तो उसको रोकने का कार्य कर सकता है, ठीक है। या फिर जो आपका जो शुक्र है उसको रोकने का कार्य कर सकता है। समझ रहे, क्योंकि वो धारण करने का काम करता है, ठीक है। अब वैसे मल कर्म पे क्या है, स्तंभक देखने को मिलता है, स्तंभक होता है, और चिरायत है होता है, और अनुलोमन तो सरगुण होते हैं। दो ही गुण इसके बताए गए हैं। देन केला हो गया, प्रवाल हो गया, जातिफल हो गया, खदिर हो गया। जैसे अतिसार में हम केला का प्रयोग करते हैं, क्यों, क्योंकि इसमें जो गुण होता है वो धारण का गुण होता है। और केला की वजह से जो शुक्र स्तंभक का भी कार्य देखने को आपको मिलता है, मतलब शुक्र बहुत देर में इजुकुलेट होता है, ठीक है। प्रवाल हो गया, जातिफल हो गया, खदिर हो गया। देन उसके बाद सरगुण आता है। सर्ग का मतलब होता है प्रेम, मतलब एक तरीके से रिस्पॉन्सिबल होता है मोबिलिटी के लिए। सरगुण मतलब वो रिस्पॉन्सिबल होता है मोबिलिटी के लिए, ठीक है। या किसी भी मतलब ऐसा द्रव्य जिस गुण के कारण प्रेरण कर्म होता है, प्रेरण कर्म कहीं ना कहीं मोबिलिटी होती है, ठीक है, उस गुण को हम सरगुण कहते हैं। और जैसे कि जल हो गया, वायु इसके महाभूत होते हैं, और ये वातवर्धक होता है, यानी वातवर्धक, वातवर्धक होता है, और कफ एंड पित्त का शामक भी होता है, ठीक। और धातु का हासिलकर होता है, मलसारक होता है, अग्निमांदकर होता है, और अनुलोमन करने वाला होता है। भाई जैसे मैंने कराया, मैंने बताया कि मोबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब यहाँ पर क्या होता है, अनुलोमन, मतलब अनुलोमन जैसे कि आपकी जो वायु है उसकी अपान वायु की जो नॉर्मल डायरेक्शन नीचे की तरफ होती है, लेकिन कभी कभी जब वो ऊपर की ओर हो जाती है तो इसको हम बोलते हैं अनुलोम, मतलब प्रतिलोम गति हो गई वायु की। नॉर्मल गति कैसी थी, नीचे की तरफ थी, लेकिन अब डायरेक्शन कैसे होगी, प्रतिलोम हो गई। तो उसको वापस से नीचे लाने के लिए आप यहाँ पर सरगुण के द्रव्यों को यूज कर सकते हो, ठीक है। अब सरगुण के द्रव्य कैसे होते हैं, जैसे हरित की हो गया, त्रिवृत वगैरह हो गया, इनका प्रयोग कर सकते हो। देन इसके बाद आता है हमारा सांद्र। देखो सांद्र का क्या मतलब बताया गया, प्रसादन। प्रसादन मतलब यानी कि एक तरीके से जो सांद्र गुण होता है वो सॉलिडिटी, मतलब कहीं ना कहीं ठोस कठोरता ये उत्पन्न कराने का कार्य करता है, ठीक है। अब सॉलिडिटी पर करा कहीं ना कहीं पृथ्वी में आभूत होगा, वात शामक होगा, धातु वर्धक होगा, मल वृद्धिकर होगा, और अग्नि मांदकर होगा, ठीक। और यहाँ पर ये बंध कारक होगा और स्थौल्यकर होगा, मतलब कहीं ना कहीं आपको स्थूलता को उत्पन्न करने वाला होता है, और बंध कारक होता है, मतलब सांद्र गुण के कारण जितने शरीर के अवयव है तो उनको बंधन करने का एक तरीके से जो कार्य करता है वो सांद्र गुण की वजह से करता है। देखो बंधन कार्य बहुत सी जगह होता है, मल का भी बंद हो सकता है, या आपकी जो जॉइंट्स है या आपकी जो हड्डियां है उनमें टेंडन है, लिगामेंट है, उनका भी बंधन का कार्य कर सकता है। तो इस तरह से आपको यहाँ पर समझना है, ठीक है। अब यहाँ पर इसी तरह से एग्जाम्पल है, मलाई है, दही है, और मक्खन है, ठीक। देन उसके बाद आता है हमारा द्रव। तो द्रव मतलब एक तरीके से फ्लूइडिटी, ठीक है। तो फ्लूइडिटी मतलब जिस गुण के कारण शरीर में विलिडन, मतलब विलिडन मतलब फैलाने का जो कार्य होता है, व्याप्त करने का जो कार्य होता है, उस गुण को हम द्रव गुण कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें महाभूत कौन सा होगा, जल महाभूत होगा, ये भी वात शामक होता है, और ये धातु वर्धक होता है, और मलमूत्र का क्षारक होता है, मतलब इनको निकालने वाला होता है, अग्निमांदकर होता है, और क्लेदन और स्यंदन करने वाला होता है, ठीक है। तो क्लेदन होता है, और इसके एग्जाम्पल जल, दूध, दही और इच्छुरस यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। देन इसके बाद आता है सूक्ष्म। देखो ये सूक्ष्म काफ़ी इंपॉर्टेंट गुण है, ठीक है। तो सूक्ष्म का मतलब क्या होता है, एक तरीके से बहुत फाइन्यूट पार्टिकल्स वगैरह जैसी चीज़ें, ठीक है। मतलब जिस गुण के कारण शरीर में विवरण विवरण का कार्य होता है। तो विवरण क्या होता है, मतलब उस गुण के कारण जो शरीर के स्रोतस है उनको विस्तृत करने का, उनको कॉन्स्ट्रक्ट करने का जो कार्य हो रहा है, उस गुण को हम क्या कहते हैं, यहाँ पर सूक्ष्म गुण कहते हैं।
तो इसमें यहाँ पर अग्नि, वायु और आकाश महाभूत की प्रधानता देखने को मिलती है। ये कैसा होता है? कफ शामक होता है। भाई कफ क्या करता है? हमारे स्रोतों में अवरोध करता है, तो अवरोध करता है तो इसलिए उसका शामक करता है, ताकि जो चैनल्स है वो ईजिली क्योर मतलब ईजिली साफ हो सके, मतलब ईजिली क्लियर रहे। धातु का हासरकर होता है, मल का शोषक होता है, अग्नि का वर्धक होता है। ठीक है, और इसके गुण कर्म की बात करें तो ये आप ये बता सकते हो कि इसके गुण कर्म ये है कि जो सूक्ष्म होने के कारण वो सूक्ष्म स्रोतों में प्रवेश कर सकता है, और सूक्ष्म गुण से कारण वो आशुकारी होता है। ठीक है, आशुकारी होता है क्योंकि वो बहुत फाइन पार्टिकल होता है, आशुकारी होता है। ठीक, और लघुपाकी होता है। अब देखो आप बहुत सारी भस्म वगैरह भी बनाओगे, ठीक है, तो आगे जाके ये आपको सूक्ष्म गुण देखने को मिलेगा कि जो पारद है, भस्म है, हम इनको इतना फाइन पार्टिकुलेट बना देते हैं, इतना सूक्ष्म बना देते हैं जिससे हमारी बॉडी में वो इजिली एब्जॉर्ब हो जाए। देन जैसे उसका एग्जाम्पल मग है, पारद है, लवण है और गुगलू है। ठीक है, तो ये भी क्या होते हैं भाई, मग भी बहुत सूक्ष्म होती है, पारद भी, लवण भी और गुगलू भी, जो इजिली हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। देन उसके बाद गुण आता है स्थूल गुण। तो स्थूल गुण में क्या होता है? संवारण। ठीक है, संवारण मतलब कहीं ना कहीं स्रोत में संकुचन, संकुचन। देखो यहाँ पर थोड़ा अपोजिट हो गया यार, ये यहाँ पर विस्तृत लिखा हुआ है कि स्रोतस में विस्तृत करना, मतलब सूक्ष्म गुण क्या करता है? स्रोतस को फैलाता है। क्यों फैला? भाई मैंने यहाँ पर बताया ना, कफ शामक होता है, मतलब कफ कम करेगा तो अपने आप तो स्रोतस क्या हो जाएंगे? खुले खुले हो जाएंगे, फैले फैले हो जाएंगे। और स्थूल गुण क्या करता है? भाई कोई चीज़ स्थूल है, ठीक है, तो जैसे मान लो आप मोटे हो जाओगे तो आपके अंदर के जो भी बॉडी के पाइप्स वगैरह, चैनल वगैरह, वो क्या कर जाएंगे? दब जाएंगे। तो स्थूल में क्या हो जाएगा? संवारण हो जाएगा, स्रोतस में संकुचन हो जाएगा। तो इसमें पृथ्वी आदि महाभूत प्रेजेंट होता है, वात शामक होता है, धातु वर्धक होता है, मलसारक होता है, अग्निमांदकर होता है, स्रोतर रोधकर होता है और स्थौल्यकर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो जब अगर इसकी चिकित्सा में तो आप दे सकते हो भाई, स्थौल्यकर होता है तो किस व्यक्ति को हम इससे मोटा कर सकते हैं, मतलब आप यहाँ पर स्थूल द्रव्य का सेवन उसे करा सकते हैं। ठीक है, और दूसरा कह रहा है कि जो ये और इसमें कह रहा है कि जो अग्नि होती है, तो इसमें अग्नि कैसी होती है? अग्नि अग्नि मांग होती है। ठीक, और जो श्रीखंड, श्रीखंड, उड़द, महिष और दुग्ध, यहाँ पर इनका ये इसके उदाहरण बताए गए हैं। देन उसके बाद विशद गुण आता है। देखो विशद में क्या होता है, यहाँ पर मुख्य कर्म क्या होता है? विशद का क्षालन कर्म होता है। देखो यहाँ पर विशद का मतलब क्षालन बताया गया है। क्षालन से हम रिलेट कर सकते हैं, मतलब ऐसा गुण जो रिस्पॉन्सिबल होता है क्लियरिटी के लिए। ठीक है, तो उस गुण को हम विशद गुण कहते हैं। तो इसमें महाभूत होता है पृथ्वी, वायु और तेज महाभूत यानी अग्नि महाभूत। और इसे कफ शामक होता है, धातु लेखन, धातु लेखन होता है, मल शोषक होता है, अग्निवर्धक होता है। इसका अन्य कर्म क्लेद देखने को मिलता है, आचूषण होता है और ये वर्ण रूपक देखने को मिलता है। इसके एग्जाम्पल है मूंग की दाल, मग, नीम और तकरपिंड। ये इसके एग्जाम्पल यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये बताया गया है क्लेद का आचूषण होता है। देखो जब वो क्लेद का आचूषण होता है तो आप इसको यहाँ पर प्रमेय में प्रयोग कर सकते हो। प्रमेय में क्या होता है? आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा क्लेद होता है, तो ये द्रव्य क्या करता है? क्लेद को आचूषण होता है। तो यहाँ पर मूंग की दाल, मग, नीम और तकरपिंड का आप बहुत ज़्यादा सेवन करा सकते हो। ठीक है, देन उसके बाद आता है पिछिल। तो पिछिल में कह रहा है कि लेपन कर्म करता है, जल महाभूत प्रेजेंट होता है, वात शामक होता है, धातु वर्धक होता है, मल सारक होता है, अग्निबांधकर होता है और ये बल्य होता है, संधान होता है, जीवन्य होता है। देखो यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि ये संधान होता है। संधान मतलब एक तरीके से जो जॉइंट वगैरह है, हड्डी वगैरह है, उनको जोड़ने का काम करता है। तो मतलब जब भी बोन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप यहाँ पर पिछल गुण वाले द्रव्य का सेवन करा सकते हो, जैसे कि ईसबगुल हो गया, गुगलू हो गया, मुसली हो गया, अस्त्री श्रृंखला हो गया, जो मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है। और ये कैसा होता है? बल्य होता है। बल्य से आप क्या बता सकते हो कि जिस भी पेशेंट का जिसमें बल का छीन हो तो इसमें आप बल्य द्रव्य का सेवन करा सकते हो। और एक ऐसा होता है जीवन्य होता है। जीवन्य मतलब आपके आयु के बढ़ाने वाला हो। जब भी कोई बूढ़े लोग होते हैं जिनकी आयु कम रह गई है, जो कमज़ोर हो गए, क्षीण हो गए, तो इनमें भी आप यहाँ पर पिछल गुण वाले द्रव्य का सेवन करा सकते हो। देखो इस तरह से दो चार आप अपने धोरे से बना लोगे चिकित्सा महत्व, तो आपके लिए यहाँ पर ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि आप इन चीज़ों को समझ सकते हो कि किस तरह से बनाने हैं। ठीक है, देखो देखो अभी तक हमारे सारे गुरुवादी गुण हो गए हैं आचार्य चरक के अनुसार। अभी हम आचार्य सुश्रुत के अनुसार भी 6 गुण देखेंगे। देखो अगर आपको इस तरह से फॉर्मेट सही नहीं लगा है तो आप यहाँ पर
जो BMS फर्स्ट प्रॉफ के अंदर जो मैंने गुणवादी गुण पढ़ाए थे सिर्फ ऐसा भी लिख सकते हो, उनमें भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो उनमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आप उस तरह से भी लिखोगे तो। ठीक है, लेकिन अब सेकंड प्रॉफ है तो थोड़ा आपको पता होना चाहिए कि मल पे, दोष पे, धातु पे क्या कर्म है, अग्नि कर्म क्या है। ठीक है, इसके उदाहरण क्या है, किस तरह से इसका हम यूज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं आचार्य सुश्रुत के अनुसार जो उन्होंने 20 गुरुवादी गुण के अतिरिक्त अन्य गुणों का भी उल्लेख किया। जैसे मैंने पहले वीडियो में बताया था, 20 गुरुवादी गुण के अतिरिक्त भी आचार्य सुश्रुत ने अन्य गुण माने। देखो, आचार्य सुश्रुत ने टोटल 22 गुण माने थे, जिनमें से 16 गुण तो वही चरक वाले माने थे, लेकिन 6 गुण अलग माने थे। जिसमें पहला गुण है व्यवहाय। व्यवहाय क्या होता है, जो शरीर में प्रविष्ट होने से पहले व्याप्त होते हैं। ठीक है, तो तत्पश्चात पाक को प्राप्त होते हैं। मतलब जैसे क्या है, वो शरीर में एंटर करे, प्रविष्ट करे, तो पर जैसे ही एंटर करते हैं वो क्या कर जाते हैं, हमारे पूरे शरीर में फैल जाते हैं। ठीक है, फिर जब फैलने के बाद उनका पाक को प्राप्त होते हैं, उसे हम व्यवहाय गुण कहते हैं। जैसे कि अफीम वगैरह हो गया, भंगा वगैरह हो गए, आदि वगैरह, मतलब जितने भी ये टॉक्सिन मटेरियल हो गए, पॉइजनस मटेरियल हो गए, तो वो क्या करते हैं, उनमें व्यवहाय गुण होता है। ठीक है, जब मैंने आपको गणतंत्र का पहला चैप्टर पढ़ाया था, तो वहाँ पर जो विष था उसका ये गुण बताए थे। ठीक है, जो व्यवहाय गुण होता है, मतलब व्यवहाय गुण मतलब वो हमारे शरीर में जैसे एंटर करता है, वो पाचन होने से पहले वो सारे शरीर में फैल जाता है। ठीक, इसमें महाभूत वायु आकाश होते हैं, गुण लघु और सूक्ष्म होता है। ठीक है, इन लघु और गुण सूक्ष्म होने की वजह से बॉडी में जल्दी फैलता है, और इन वायु आकाश महाभूत की वजह से दोष कर्म क्या होता है, कफवात शामक होता है। कफवात शामक इसलिए होता है क्योंकि जो इतने भी हमारे विष वगैरह है, टॉक्सिन वगैरह है, वो उष्ण होते हैं। विकासी गुण क्या होते हैं, सर्व शरीर में व्याप्त होकर जो ओर का चिन्ह करें। देखो, विकासी गुण मतलब विकास कर जाते हैं सारे शरीर में, जो भी शरीर में व्याप्त होकर जो ओज को छीन करे और धातुओं को तथा संधियों में शीतलता उत्पन्न करे, उसे विकासी गुण कहते हैं। ठीक है भाई, विकासी गुण मैंने क्या बताया, ये सारे शरीर में व्याप्त हो जाते हैं। ठीक है, वो भी सारे शरीर में भी तो व्याप्त हो रहे थे, कोई दिक्कत नहीं है। और जब वो सारे शरीर में व्याप्त होते हैं तो मेन इंपॉर्टेंट है, वो ओज को छीन कर देते हैं, जो आपकी इम्यूनिटी एक तरीके से उसको हम वीक कर देते हैं। और धातु और संधियों में, मतलब जो भी आपकी धातु है, जो भी आपके जॉइंट्स वगैरह है, उनमें लूजनेस ला देते हैं, स्थिरता ला देते हैं। ठीक है, उसे विकासी गुण कहते हैं। जैसे कि वमन है, विरेचन द्रव्य, मग, विष आदि। जैसे अगर आप वन और विरेचन द्रव्य को बहुत अधिक सेवन कर लेते हो, मग का, विष का, ये सारे एग्जाम्पल बताए गए हैं। तो यहाँ पर इसका महाभूत क्या है, वायु महाभूत। तो फिर सुगंध, फिर आता है सुगंध और दुर्गंध। पहला सुगंध, सुगंध गुण सुखद होता है, सूक्ष्म होता है, रुचिकर होता है, मृदु होता है। मन को प्रिय लगने वाले गंध को सुगंध कहते हैं। और सुगंध गुण में सुखद, सूक्ष्म, ये सब होते हैं। उदाहरण एला हो गया, तेज पत्तर हो गया। जैसे आप इलायची वगैरह खाते भी हो ताकि मुँह की जो दुर्गंध है वो हट सके। ठीक है, अच्छी अच्छी यहाँ पर स्मेल आ सके। देन उसके बाद जो चौथा गुण होता है वो होता है दुर्गंध गुण। तो दुर्गंध में क्या होता है, जो यहाँ पर सुखद गुण के विपरीत है बिल्कुल, विशेष रूप से हल्लास और अरुचि को उत्पन्न करता है। ठीक है, वो वहाँ पर रुचि उत्पन्न हो रही थी, यहाँ पर अरुचि उत्पन्न हो रही है। यहाँ पर हल्लास उत्पन्न हो रहा है, वहाँ पर सुख उत्पन्न हो रहा था, और यहाँ पर दुख उत्पन्न होता है। मन को अप्रिय लगने वाले गंध को दुर्गंध कहते हैं। आंसुकारी क्या होते हैं, जो जल में तेल के समान शरीर में शीघ्रता से फैलकर अपना कर्म करे हुए आंसुकारी है। मतलब जो जल में तेल के समान, मतलब अगर आप जल में तेल डालोगे तो वो सारा जो तेल है वो कैसा हो जाएगा, पानी में फैल जाता है। और सारा एक तरीके से आप देखना, कभी भी ऐसे एक गिलास पानी लेना, उसमें थोड़ा सा तेल डालना, तो वो सारा उसमें एब्जॉर्ब, मतलब बहुत जल्दी घुल सा जाता है, सारा चिकना चिकना सा वो पानी आपको देखने को मिलेगा। इससे क्या बता रहा है कि उसी तरह से ही जो ये आंसू काले वाला गुण है वो हमारे सारे शरीर में फैल जाता है। मग, आशुक, सुराद इसके एग्जाम्पल है। शूषक, यह द्रव्य के विपरीत गुण वाला होता है। ये द्रव के विपरीत, मतलब द्रव के विपरीत होता है। ठीक है, यह महाभूत, पृथ्वी, वायु और तेज महाभूत होता है। आचार्य चरक ने द्रव गुण के विपरीत सांद्र गुण बताया है। ठीक है भाई, ये द्रव गुण जो हमने द्रव गुण वहाँ पे पढ़ा था, मतलब लिक्विडिटी वाला, तो इसके विपरीत कौन सा हो जाएगा, सांद्र, सॉलिडिटी गुण वाला, जो मैंने सॉलिडिटी बताया था। इस तरह से आपका यहाँ पर ये चैप्टर का जो गुरुवादी गुण वाला टॉपिक है वो कवर्ड हो चुका है। वैसे तो पहले मन यही था कि आपको 2 वीडियो में बनाऊँ इसको मैं, तो लेकिन अभी मैंने इसकी 1 वीडियो कर दी है, और इसकी जो लास्ट वीडियो आएगी उसमें परादी गुण और यहाँ पर सार्थक गुण के बारे में डिटेल में समझाया जाएगा। अगर इनमें से कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आई है तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, कोशिश करना जिस तरह से मैंने समझाया है उसी तरह से आप करना। ठीक है, देखो ये चीज़ और रह गई थोड़ी सी, इसको और देख लेते हैं एक बार। जो गुरुवादी गुण इंग्लिश नेम और लौकिक नाम क्या है, जैसे गुरु क्या, हैवी, इसको भारीपन बोलते हैं। लघु, लाइट, इसको हल्कापन बोलते हैं। मन, डल है, जिसको मंद या सुस्त गुण कहते हैं। तीक्ष्ण क्या है, शार्प, जिसको तेज गुण कहते हैं। शीत, कोल्ड है, ठंडा कहते हैं। उष्ण, हॉट है, गर्म कहते हैं। स्निग्ध, लुब्रिकेंट, इसको चिकनाहट कहते हैं। रुक्ष, ड्राई, इसको रूखापन कहते हैं। सिलेक्शन, स्मूथ, इसको चिकना कहते हैं। ठीक है,
और खर क्या रफ है, जिसको खुरदुरा कहते हैं। सांद्र इस विस्कोसिटी है, जिसको हम कहीं ना कहीं विस्कोसिटी गाढ़ा कहते हैं। द्रव लिक्विडिटी पतला कहते हैं। मृदु इज सॉफ्ट, इसको हम मुलायम कोमल कहते हैं। कठिन इज हार्ड, इसको कठिन कहते हैं। स्थिर इमोबिलिटी, इसको गतिहीन। चल मोबिलिटी गतिशील। सूक्ष्म सब्टिल मतलब बारीक। और स्थूल इज बल्कीनेस मोटापन मोटा। विशद इज क्लियरिटी, इसको स्वच्छ बोलते हैं। एंड पिछली स्लिमनेस, इसको हम लुआब बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने आपको ये इंग्लिश नेम भी और लौकिक नेम भी बता दी है, जिनसे आप थोड़ा रिलेट कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि हर एक मेडिसिन जो भी आप औषध पढ़ोगे तो उनमें कोई ना कोई गुण प्रेजेंट होगा। उन गुण के अनुसार कि शीत है, कि वो उष्ण है, स्निग्ध है, तो उनके अनुसार, उन गुण के अनुसार आप पता कर सकते हो वो किस पे काम करेगी, किस पे काम नहीं करेगी। तो इसलिए इन गुणों को अच्छे से एक बार डिटेल में समझना, मतलब डिटेल में मतलब बार बार इस चीज़ को प्रैक्टिस करना, तो आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, तो कोशिश करना इनको बार बार कई बार रिवाइज करने के, ताकि आपको ये अच्छे से याद हो जाए, क्योंकि ये गुण आपके याद आगे भी काम आएंगे। देखो मैं बिल्कुल प्रिटी श्योर हूँ कि एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आप सभी लिख सकते हैं, लेकिन इन चीज़ों को थोड़ा सा रिलेट करना सीखिए। ठीक है, मैं भी पूरी कोशिश करता हूँ कि मैं कितना रिलेट कर सकता हूँ। ठीक है, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा इन चीज़ों को आप रिलेट कर सकते हो। ठीक है, फिर मिलते हैं इसके एक और वीडियो में, जिसमें हम प्रातिक गुण और सादा गुण के बारे में डिटेल में देखेंगे। देन उस चैप्टर को हम कंप्लीट कर देंगे। अगर इसमें से और भी कुछ इंपॉर्टेंट लगेगा तो हम वहाँ पे देख लेंगे।